नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेरापिटिक्स इस सब्जेक्ट में। जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें दिए हुए डिसऑर्डर्स के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमें डिसऑर्डर्स दिए गए हैं उनमें से जो हमारा सबसे पहला डिसऑर्डर था एपिलेप्सी, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा, उसकी स्टडी की। आज की इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है जो कि है पार्किंसंस डिसीज, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पार्किंसंस डिसीज, इसकी यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज दैट इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स in substantia nigra of brain, which is characterized by tremor of resting muscles, rigidity, slowness of movement, impaired balance। तो पार्किंसंस डिसीज ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, ज़्यादा दिनों तक रहने वाला, प्रोग्रेसिव है, और न्यूरोलॉजिकल डिसीज मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। दैट इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सबस्टेंशिया निग्रा ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पार्किंसंस डिसीज है ये किससे एसोसिएटेड होता है? लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में जो सबस्टेंशिया निग्रा ये एक पार्ट होता है, उसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है उनका लॉस हो जाता है, इससे ये एसोसिएटेड होता है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होने की वजह से ये जो डिसीज कंडीशन है ये ऑकर होती है, which is characterized by tremor of resting muscles, rigidity, slowness of movement, impaired balance। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इस कंडीशन में पार्किंसंस डिसीज में क्या होता है? ट्रेमर्स ऑफ रेस्टिंग मसल्स। जो हमारे रेस्टिंग स्टेज में मसल्स होते हैं वो अपने आप ट्रेमर्स, उनमें ट्रेमर्स आते हैं, वो शेक करने लगते हैं। रिजिडिटी मतलब स्टीफनेस हम बोल सकते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट स्लो हो जाती है। इम्पेयर्ड बैलेंस, बैलेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता पर्सन। तो इस तरीके के सिम्टम्स इस डिसीज कंडीशन में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी पार्किंसंस डिसीज की डेफिनेशन। इट ऑकर्स इन 2% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। तो एल्डरली पॉपुलेशन में 2% में मिलता है, पाया जाता है। This disease develops when cells are destroyed in certain parts of the brain stem, particularly the crescent shape cell mass known as substantia nigra। तो ये जो डिसीज है ये डेवलप कब होता है? जब हमारे ब्रेन स्टेम के कुछ पार्ट, सर्टन पार्ट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस कंडीशन में ये जो पार्किंसंस डिसीज है ये डेवलप होता है। पर्टिकुलरली द क्रिसेंट शेप सेल मास। तो क्रिसेंट शेप का एक सेल होता है, सेल मास होता है, जिसको हम सबस्टेंशिया निग्रा बोलते हैं। तो सबस्टेंशिया निग्रा के जो सेल्स होते हैं वो जब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं तो उस कंडीशन में पार्किंसंस डिसीज ये कंडीशन ऑकर होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सबस्टेंशिया निग्रा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो सबस्टेंशिया निग्रा के बारे में यहाँ पर हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबस्टेंशिया निग्रा is a basal ganglia structure located in the midbrain that is plays an important role in reward and movement। तो सबस्टेंशिया निग्रा ये एक बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर है जो कि हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, और ये मूवमेंट मतलब हमारे हाथ पैर हिलाना, इन सब मूवमेंट में और रिवॉर्ड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबस्टेंशिया निग्रा इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स ब्लैक सब्सटेंस, reflecting the fact that the parts of the substantia nigra appear darker than neighboring areas due to the high level of neuromelanin in dopaminergic neurons। तो substantia nigra ये एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है ब्लैक सब्सटेंस। substantia nigra इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ब्लैक सब्सटेंस। तो ये फैक्ट रिफ्लेक्ट करता है कि जो सबस्टेंशिया निग्रा है ये कलर में डार्कर होता है। उसके आसपास के अगर हम सेल्स देखें, सबस्टेंशिया निग्रा के आसपास के अगर हम सेल्स देखें तो उनके कंपैरिजन में सबस्टेंशिया निग्रा डार्क होता है। ये जो पार्ट है ये डार्क होता है, तो इसीलिए इसको सबस्टेंशिया निग्रा ये नाम दिया गया है। और ये डार्क क्यों होता है? क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा अमाउंट में न्यूरोमेलानिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उनमें न्यूरोमेलानिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसी वजह से इस पार्ट के जो भी सेल्स होते हैं वो ज़्यादा डार्क होते हैं।
अदर नेबरिंग सेल्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर आप ब्लैक कलर के लाइंस देख सकते हैं, दोनों तरफ लाइंस दिए गए हैं, तो यही है हमारा सबस्टेंशिया निग्रा। आप देख सकते हैं ये ज्यादा डार्क है, ब्लैक कलर में है, बाकी का जो आजू बाजू के सेल्स जो है वो लाइटर है थोड़े। तो ये हो गई सबस्टेंशिया निग्रा की डायग्राम। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स विथ वेरी डिफरेंट कनेक्शन एंड फंक्शंस। तो सबस्टेंशिया निग्रा जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है, दोनों पार्ट्स के जो कनेक्शन है वो अलग अलग तरीके के हैं, फंक्शंस भी अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहला टाइप है पार्स कंपैक्टा और दूसरा है पार्स रेटिक्युलेट। तो इस तरीके से दो डिफरेंट टाइप से ये जो सबस्टेंशिया निग्रा है ये बना हुआ है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। तो अब पार्किंसंस डिसीज में भी न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, तो वो किस तरीके से होता है उसके बारे में देखेंगे। इट वॉज डिस्क्राइब बाय जेम्स पार्किंसन इन 1817 एंड इज देयरफॉर नेम आफ्टर हिम। तो ये जो डिसीज है पार्किंसंस डिसीज, ये किसने डिस्क्राइब किया था, ये जो डिसीज है ये किसने डिस्कवर किया था, जेम्स पार्किंस ने 1817 में, और उसी की वजह से जेम्स पार्किंसन के नाम पे ही इस डिसीज का नाम रखा गया है। इट इज यूजुअली ऑकर अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। तो 65 ईयर्स के जो पर्सन होते हैं या फिर उससे ज्यादा एज के जो पर्सन होते हैं उनमें ज्यादातर ये डिसीज कंडीशन पाई जाती है। पार्किंसंस डिसीज रिजल्ट एंड इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिनर्जिक इनहिबिटरी न्यूरॉन एंड कोलिनर्जिक दैट इज द एक्साइटेटरी न्यूरॉन सिस्टम इन द ब्रेन। तो पार्किंसंस डिसीज में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है किसका, डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक न्यूरॉन के बीच में। जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है और एक्साइटेटरी न्यूरॉन है उनका इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से पार्किंसंस डिसीज जो है वो ऑकर होता है। अब ये सेम कंडीशन हमने एपिलेप्सी में देखी थी, वहां पर भी न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है। पर पार्किंसंस डिसीज किस तरीके से डिफर करता है, पार्किंसंस डिसीज में क्या होता है, हमारा जो सबस्टेंशिया निग्रा है उसमें जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो हमारे इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं, उनका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, वो रिलीज होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, कोलिनर्जिक जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है वो हमारे ब्रेन में ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर इम्बैलेंस होता है और पार्किंसंस डिसीज ये कंडीशन ऑकर होती है। देन नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। तो यहाँ पर हम ईटियोलॉजी कॉजेस देखेंगे पार्किंसंस डिसीज के। वैसे मेन कॉज तो यही है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें जो भी हमारा सबस्टेंशिया निग्रा है उसके सेल्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये कंडीशन ऑकर होती है। अब सेल्स किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसकी भी कुछ रीजन होंगे, वही यहाँ पर हम देखेंगे। द कॉज ऑफ पार्किंसंस डिसीज इज अननोन बट सेवरल फैक्टर्स अपीयर टू प्ले अ रोल इंक्लूडिंग। तो पार्किंसंस डिसीज का जो कॉज है वो अननोन है, पर कुछ फैक्टर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है जीन्स की वजह से भी पार्किंसंस डिसीज ऑकर हो सकता है, जैसे पेरेंट में है तो चाइल्ड में भी हो सकता है या फिर उनके ग्रैंड चाइल्ड में भी हो सकता है, तो जीन्स के थ्रू भी हो सकता है। सेकंड, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स मतलब कैसे, एक्सपोजर टू सर्टन टॉक्सिन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए या फिर टॉक्सिन्स हो गए, उनकी वजह से भी ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। देन नेक्स्ट है एबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन इन ब्रेन सेल। तो हमारे ब्रेन सेल में कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। अब अलग अलग तरीके के प्रोटीन होते हैं जो कि डिपॉजिट होते हैं, तो वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है लेवी बॉडीज मतलब क्या होता है, क्लम्प्स ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस विद इन ब्रेन सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक मार्कर्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज। तो कुछ क्लम्प्स होते हैं, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है, उसके क्लम्प्स वहां पर फॉर्म हो जाते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स में फॉर्म्स हो जाते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक मार्कर्स होते हैं पार्किंसंस डिसीज के। दिस आर कॉल्ड लेवी बॉडीज, इनको लेवी बॉडीज कहा जाता है। एंड रिसर्चर्स बिलीव दिस लेवी बॉडीज होल्ड एन इम्पोर्टेंट क्लू दैट कॉज द पार्किंसंस डिसीज। रिसर्चर्स को ये लगता है कि लेवी बॉडीज जो है यही रिस्पॉन्सिबल है या फिर इन्हीं के रिलेटेड जो है
कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से पार्किंसंस डिसीज जो है वो ऑकर होता है। जैसे हमने अभी देखा कि इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक हमें नहीं पता है, पर ये लेवी बॉडीज से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा रिसर्चर्स को लग रहा है। देन सेकेंड एबनॉर्मल प्रोटीन है अल्फा सिन्यूक्लिन। तो अल्फा सिन्यूक्लिन के बारे में देखेंगे। Although many substances are found within Levy bodies, Levy bodies के अंदर बहुत सारे substance present रहते हैं। Scientists believe an important one is natural and widespread protein called alpha synuclein। तो साइंटिस्ट को लगता है कि उनमें से ये अल्फा साइन्यूक्लिन ये एक इम्पोर्टेंट क्लू है हमारे लिए, जो भी कॉज है पार्किंसंस डिसीज का उसको फाइंड आउट करने के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट नेचुरल और वाइड स्प्रेड प्रोटीन है। इट इज फाउंड इन ऑल लेवी बॉडीज, ये सभी लेवी बॉडीज में प्रेजेंट रहता है इन अ क्लम्प्ड फॉर्म दैट सेल्स कांट ब्रेक डाउन। ये क्लम्प्ड फॉर्म में, एकदम क्लमजी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये ब्रेक डाउन नहीं होता। दिस इज करंटली एन इम्पोर्टेंट फोकस अमॉन्ग पार्किंसंस डिसीज रिसर्चर्स। तो जो पार्किंसंस डिसीज रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फोकस है। अल्फा साइन्यूक्लिन ये जो प्रोटीन है ये एक इम्पॉर्टेंट फोकस है। इससे रिलेटेड कुछ क्लू हमें मिल सकता है, क्लू उन्हें मिल सकता है जिससे वो फाइंड आउट कर सके कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। देन नेक्स्ट है ड्रग्स। तो ड्रग्स की वजह से किस तरीके से पार्किंसंस डिसीज ऑकर हो सकता है। जनरली डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट थेरेपी में इलिसाइट द डेवलपमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज। तो डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट मतलब क्या हो गए, जो डोपामिन को सप्रेस कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कम कर रहे हैं। ऐसे जो ड्रग अगर हम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ज्यादा अमाउंट में लेने की वजह से तो हमारे ब्रेन में जो डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने वाले सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से डोपामिन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होकर पार्किंसंस डिसीज ऑकर हो सकता है। तो ये एक रीजन हो सकता है। तो ड्रग्स ये भी एक इटियोलॉजी हो गई पार्किंसंस डिसीज की। देन लास्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया निग्रा ऑफ द ब्रेन। तो किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी इंजुरी की वजह से हमारे ब्रेन में जो सब्सटेंशिया निग्रा है वो डैमेज हो गया या फिर जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उस कंडीशन में पार्किंसंस डिसीज ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। तो इस तरीके से ये पूरी इटियोलॉजी हो गई पार्किंसंस डिसीज की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। जो पार्किंसंस डिसीज है वो किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सेल्स इन द सब्सटेंशिया निग्रा इन द बेसल गैंग्लिया। तो हमारे बेसल गैंग्लिया में जो सब्सटेंशिया निग्रा प्रेजेंट है उसके जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सेल्स है उनका सबसे पहले डिस्ट्रक्शन होता है। उनका डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ डोपामिन स्टोर। डिप्लेशन ऑफ डोपामिन स्टोर मतलब जो डोपामिन है वो कम होता जाता है। हमारे ब्रेन में जो डोपामिन की लेवल है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे। तो डोपामिनर्जिक पाथवे जो होता है उसका डीजनरेशन होने लगता है। डोपामिन की लेवल कम होने की वजह से डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे जो है उसका डीजनरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन कॉर्पस स्ट्रिएटम। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तो डीजनरेशन होने की वजह से हमारे ब्रेन में, हमारे कॉर्पस स्ट्रिएटम में न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होता है। जो एक्साइटेटरी जैसे कि एसिटिलकोलिन हो गया और इनहिबिटरी जैसे कि डोपामिन हो गया, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट्स। तो जो हमारे ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हमारे मूवमेंट्स को, कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं, मतलब शेकिंग मूवमेंट्स हो गया, रिजिडिटी आती है, ब्रैडीकाइनेसिया मतलब स्लो मूवमेंट हो गया, पॉस्चरल चेंजेस मतलब बैलेंस नहीं कर पाता पर्सन। तो इस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखते हैं। तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई पार्किंसंस डिसीज की। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे यहाँ पर पार्किंसंस डिसीज के। सबसे पहला है ट्रेमर मतलब शेकिंग मूवमेंट। देन नेक्स्ट है स्लोड मूवमेंट मतलब मूवमेंट जो है वो स्लो करना, जिसको हम ब्रैडीकाइनेसिया भी बोलते हैं।
थर्ड, रिजिड मसल्स, मसल्स रिजिड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। फोर्थ, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, जो भी पर्सन जिसको पार्किंसंस डिसीज है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाता, वो प्रॉपरली खड़ा नहीं रह पाता, वो प्रॉपरली चल नहीं पाता। देन नेक्स्ट है लॉस ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। सिक्स्थ, स्पीच चेंजेस, स्पीच चेंजेस होते हैं, मतलब जो पर्सन है वो अलग तरीके से बात करता है, राइटिंग चेंजेस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सेसिव सलाइवेशन एंड मूड चेंजेस, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, मूड चेंजेस होते हैं। नाइन्थ है सेबोरिया, सेबोरिया मतलब क्या होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सीबम फ्रॉम द शिबैशियस ग्लैंड, शिबैशियस ग्लैंड से एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है सीबम्स का, जिसको हम सेबोरिया बोलते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो पार्किंसंस डिसीज में दिखते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ पार्किंसंस डिसीज। तो यहाँ पर हम पार्किंसंस डिसीज के स्टेजेस देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स पार्किंसंस डिसीज इज क्लासिफाइड इनटू 5 स्टेजेस। अगर सिम्टम्स के बेसिस पे देखिए तो पार्किंसंस डिसीज जो है वो 5 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है। तो हर एक स्टेज के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला है स्टेज 1, डेवलप माइल्ड सिम्टम्स बट पेशेंट इज एबल टू डू डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सकता है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं पर जो पेशेंट है वो उसके डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है। देन नेक्स्ट है स्टेज 2, सिम्टम्स सच एज ट्रेमर्स एंड स्टिफनेस बिगिंस टू वर्स, पेशेंट में डेवलप पुअर पॉस्चर और हैविंग ट्रबल वॉकिंग। तो सिम्टम्स जैसे कि ट्रेमर्स, मसल का शेक होना, ये इस जैसे सिम्टम्स ज्यादा वर्स होने लगते हैं। स्टिफनेस बिगिन वर्सन, मतलब जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो उसका पोस्चर जो है वो बैलेंस करने में फेल हो जाता है, उसको चलने में प्रॉब्लम होता है, खड़े रहने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। देन स्टेज 3 में क्या होता है, मूवमेंट्स बिगिन टू स्लो डाउन एंड लॉस ऑफ बैलेंस, जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं पेशेंट के और वो बैलेंस नहीं कर पाता, वो खुद से खड़ा भी नहीं रह पाता, वो अपना बैलेंस जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता स्टेज 3 में। देन स्टेज 4 में क्या होता है, symptoms are severe and cause significant issue with day-to-day life. Patient is unable to live alone and will need care. तो symptoms जो है वो ज्यादा ही एकदम वर्स हो जाते हैं। जो पेशेंट है वो उसके डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको केयर की जरूरत, उसके पास एक दूसरा पर्सन केयर करने के लिए चाहिए ही रहता है, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है स्टेज 4 में। देन नेक्स्ट है Stage 5, walking or standing may be impossible at this point. People at this stage are often confined to a wheelchair or bed. तो Stage 5 में क्या होता है, walking और standing मतलब चलना और खड़ा रहना टोटली इम्पॉसिबल हो जाता है स्टेज 5 में। और जो पेशेंट रहता है वो एक तो व्हील चेयर पे रहता है या फिर बेड पे रहता है। स्टेज 5 में बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्टेजेस होते हैं पार्किंसंस डिसीज के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है पार्किंसंस डिसीज का, उसके बारे में देखेंगे। नो स्पेसिफिक टेस्ट एग्जिस्ट टू डायग्नोस पार्किंसंस डिसीज। तो पार्किंसंस डिसीज के लिए डायग्नोस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि कॉज ही नहीं पता है। न्यूरोलॉजिस्ट कैन डायग्नोस पार्किंसंस डिसीज बेस्ड ऑन, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो पार्किंसंस डिसीज का डायग्नोसिस करते हैं मेडिकल हिस्ट्री को देख के। सेकंड है रिव्यू ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए पार्किंसंस डिसीज का डायग्नोस करते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें सिंगल फोटो इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्पेक्ट इंक्लूड रहती है। और सिक्स्थ इमेजिंग टेस्ट इंक्लूड एमआरआई, अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेन। तो इस तरीके के टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी पार्किंसंस डिसीज को डायग्नोस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट प्रेजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देखेंगे। एंटी पार्किंसंस ड्रग्स कैन ओनली हेल्प टू रिड्यूस द सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एंटी पार्किंसंस ड्रग्स जो होते हैं
वो सिम्टम्स को, जो पार्किंसंस डिसीज है उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे, ड्रग्स देखेंगे। देयर आर 2 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। 2 कैटेगरी के ड्रग जो है वो पार्किंसंस डिसीज में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है टू इनहांस द डोपामिन एक्टिविटी और सेकंड है टू डिप्रेस द कोलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी। कोलिनर्जिक की ओवर एक्टिविटी डिप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो यूज करते हैं पार्किंसंस डिसीज में, या फिर डोपामिन की एक्टिविटी इनहेंस करने के लिए ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो इनमें कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। तो डोपामिन का जो लेवल है वो इंक्रीज करने वाले जो भी ड्रग्स है वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला है डोपामिन प्रिकर्सर जिसका एग्जांपल है लीवोडोपा। बी पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जिसके एग्जांपल है कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड। देन थर्ड है सी डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जिसके एग्जांपल है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनेरोल। देन नेक्स्ट है डी MAO-B इनहिबिटर्स, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर जिसका एग्जांपल है सेलेजिलिन। देन नेक्स्ट है ई COMT इनहिबिटर जिसका एग्जांपल है एंटाकैपोन, टोलकैपोन। देन नेक्स्ट है एफ डोपामिन फैसिलिटेटर जिसका एग्जांपल है एमेंटाडिन। देन नेक्स्ट है सेकेंड ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक एक्टिविटी। कोलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी को सप्रेस करने वाले जो ड्रग्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, एग्जाम्पल है प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन। एंड सेकेंड वन इज द एंटीहिस्टामिनिक जिसका एग्जाम्पल है ऑर्फेनाड्रिन और प्रोमेथाजिन। तो इस तरीके से ये ड्रग्स हो गए जो कि पार्किंसंस डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पार्किंसंस डिसीज, इस डिसीज कंडीशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख ली। इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।